हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग एरोमेटिक प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने कैटालिटिक रिफॉर्मिंग के थ्रू एरोमेटिक प्रोडक्शन करने का प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने जब लेक्चर क्लोज़ किया था तो ये डिस्कस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेपरेशन जो रिफॉर्मेट प्रोड्यूस हुआ है उसको कैसे सेपरेट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सेपरेशन के बारे में पढ़ने से पहले जस्ट दो मिनट में हम लोग ब्रीफली देख लेना चाहते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, कैसे कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कर रहे थे। तो जो नेफ्था जो अपना फीड था, जो डिज़ायर्ड फीड था, वो डिपेंड करता था कि हम लोग एरोमेटिक प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं गैसोलीन, उसमें एक हाइड्रोजन को ऐड करते थे। उसके बाद फिर उसको हीटर में ले जाते थे, प्री हीट करते थे, फिर रिएक्टर में ले जाके वहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रोनाइट्रिफिकेशन रिएक्शंस हो जाती थी। वहाँ पे पहले हम लोग सल्फ़र की बेसिकली जो सल्फ़र और जो नाइट्रोजन की इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर लेते थे। उसके बाद फिर सेपरेशन यूनिट में बेसिकली जो लो टेम्परेचर फ्लैश और हाई टेम्परेचर फ्लैश होता था वहाँ पे ले जाके जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं इसमें फॉर्म हुए थे, जैसे मेथेन वगैरह फॉर्म हो रहे थे तो उनको रिमूव कर ले रहे थे और हाइड्रोजन को रिसाइकिल कर ले रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन यूज़ हो रही थी। बाकी सभी जो लाइटर कंपोनेंट थे उनको फ्लू गैस के फॉर्म में ले रहे थे। जो हाई टेम्परेचर सेपरेटर से हाई टेम्परेचर फ्लैश है जो आपको प्रोडक्ट मिलता था उसको स्ट्रिपर में डालते थे। स्ट्रिपर में जो लाइटर कंपोनेंट जो थोड़ा बहुत बचे हुए थे, लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स, उनको टॉप से रिमूव कर लेते थे। बाकी बॉटम प्रोडक्ट जो हमको मिलता था वो हम लोग का जो डीसल्फ्राइज नेफ्था होता था उसमें क्लोराइड्स ऐड करके उसको पहले प्री हीटिंग करते थे। प्री हीट करने के बाद उसको फर्नेस में ले जाते थे और 3 रिफॉर्मर थे जिसमें डिफरेंट रिफॉर्मर में डिफरेंट रिएक्शंस होती थी। जैसे पहले रिफॉर्मर में डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती थी, ज़्यादातर प्रेफरेंस जो रिएक्शन है। उसके बाद डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन हुआ और आइसोमराइजेशन रिएक्शंस। तो तीनों रिएक्टर रिफॉर्मर में एक रिफॉर्मर में पहले रिफॉर्मर में ले जाते थे, रिएक्शन कराते थे, उसके बाद उसको फिर हीट करते थे। तीनों रिफॉर्मर का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ करते थे स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहले का टेम्परेचर 445 450 था तो दूसरे का 480 493 था, फिर तीसरे का जो 550 डिग्री सेल्सियस था। तो जो इससे जो फीड निकलती थी हम लोग, इससे जो फाइनली रिफॉर्मेट निकला था उसको हीट से फीड को हीट करके हम लोग उसको कूल कर लेते थे। उसके बाद फिर हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाके लाइट एंड को वहाँ से रिमूव कर लेते थे। फिर फाइनली जो है लास्ट डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनेशन कॉलम में ले जाके, जिसको रिफॉर्मेट स्टेबलाइज़र यूनिट हम लोग कहते थे, वहाँ पे C3 C4 जो कंपोनेंट्स होते थे, प्रोपेन ब्यूटेन हैं, उनको रिमूव कर लेते थे। बाकी रिफॉर्मेट बॉटम से रिमूव हो जाता था। अब रिफॉर्मेट में बेसिकली जो क्या होगा, हमारे पास बेंजीन होगी, टॉलुइन होगी, ज़ाइलिन होगी, ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था। और फिर एथाइल बेंजीन भी फॉर्म होता है एल्काइलेशन रिएक्शन से। तो ये सारे कंपाउंड्स होंगे, उनको रिमूव करना था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे उनके रिमूवल के प्रोसेस पे कि कैसे इनको रिमूव करते हैं। तो ये शुरू वाला जो प्रोसेस है नेफ्था था। नेफ्था से कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हमने की थी, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से रिफॉर्मेट मिला था। अब रिफॉर्मेट को सेपरेट करने के कई तरीके हैं। एक एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है, एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। तो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में फ़र्क होता है। उसमें फर्दर हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं जो टॉपिक वो फॉर्म करके, मिक्सचर फॉर्म करके। लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा जो कंपाउंड्स हैं बेसिकली, या तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो डिज़ायर्ड कंपाउंड हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो लाइटर कंपोनेंट होंगे, या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें पैराफिन होंगी, नेफ्थीन्स होंगी, तो उनको सेपरेट करना होगा। तो पहले हम लोग ऐसा एक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो बहुत सारे सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो डाईएथिलीन ग्लाइकॉल, आप लोग जब याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे एथिलीन ऑक्साइड, जो एथिलीन के डेरिवेटिव्स में उसमें देखा था कि एथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है उसमें 3 फॉर्म होते हैं, मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल, डाईएथिलीन ग्लाइकॉल, ट्राईएथिलीन ग्लाइकॉल। वो मोर देन 50% जो एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ऑक्साइड का यूज़ होता था ग्लाइकॉल बनाने में, तो वो सॉल्वेंट एज सॉल्वेंट यूज़ होते थे। तो एथिलीन ग्लाइकॉल हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट में इसमें काउंटर करंट फैशन में, अगर मतलब जैसे ये टॉप से आपकी आ रही है फीड,
तो बॉटम से हम लोग सॉल्वेंट को काउंटर करंट एक्सचेंज करते हैं, लिक्विड लिक्विड बेसिकली एक्सट्रैक्शन होता है। तो क्या करता है ये जो सॉल्वेंट है इस आपका, वो जो है डिज़ोल्व कर लेता है इसको, एरोमेटिक्स को अपने आप डिज़ोल्व कर लेगा। और जो आपकी नॉन एरोमेटिक्स हैं जो बेसिकली क्या होंगी आपकी नेफ्थीन्स होंगी या पैराफिन्स होंगी, उनको जो है ना इमिसिबल हो जाएंगी इसमें। तो बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इसी मेथड से काम करता है। आइडिया होगा आप लोगों को कि जब दो कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे ए और बी दो कंपाउंड हैं, ए और सी मान लीजिए दो कंपाउंड हैं, ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं और इसमें एक कंपाउंड ज़्यादा होगा एक कम होगा। बेसिकली अगर इसको सल्यूट मान लें, ये मान लीजिए सॉल्वेंट मान लें, तो बेसिकली हम इसको अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो एक ऐसा हम लोग सॉल्वेंट ढूंढेंगे एक अलग, इसमें से एस जैसे है, अगर एस इसको मिलाएं एस इसमें, तो क्या करें कि एस प्लस सी का एक वो मिक्सचर फॉर्म कर ले, इसको डिज़ोल्व कर ले, थोड़ा बहुत ए भी होगा। और जो दूसरा आपका फेज़ बनेगी, दो फेजेस बन जाते हैं बेसिकली, जिसमें ये जो हमारा डिज़ायर्ड कंपोनेंट होता है जिस फेज़ में जाता है उसको एक्सट्रैक्ट फेज़ बोलते हैं। और जो अनडिज़ायर्ड जो मेजर पोर्शन होगा इसमें ए है, स्लाइट अमाउंट में, क्योंकि एकदम प्योर 100% सेपरेशन नहीं होता कोई भी, बहुत स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ए प्लस सी होंगी, ये सॉल्वेंट प्लस सी जो सल्यूट इसमें ज़्यादा था। तो बेसिकली हमारे केस में एरोमेटिक है। तो जब हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो एरोमेटिक जो है ना उसको डिज़ोल्व हो जाएगा एरोमेटिक इसमें, और मेजर कंपोनेंट एक स्ट्रीम ये बन जाएगी और दूसरी स्ट्रीम जो होगी वो जो होगी रैफिनेट की, तो उसमें मेजर आपका एक कंपोनेंट होगा, बाकी स्मॉलर अमाउंट में ये जो आपका सॉल्वेंट जो हमने एडिशनल यूज़ किया है प्लस ये एरोमेटिक्स जो हैं वो होंगी। तो दो फेजेस बन जाती हैं जब हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे पर भी दो फेजेस बन रही हैं, एक फ़ेज़ बन रही है आपकी रैफिनेट फेज़, एक बन रही है एक्सट्रैक्ट फेज़। एक्सट्रैक्ट फेज़ वो होती है जिसमें हम लोग चाहते हैं जो कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहते हैं, जो उसको डिज़ोल्व करते हैं। तो सॉल्वेंट इस तरह हमारा होना चाहिए, क्योंकि फर्दर इसको हम लोग एक नया मिक्सचर्स हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे दो एरोमेटिक्स और वो आपके पैराफिन्स डिज़ोल्व थे, मतलब मिसिबल सोल्यूशन था, लेकिन हमने एक ऐसा एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डाला जो एरोमेटिक्स को उसने डिज़ोल्व कर लिया, मतलब उसके साथ एक सोल्यूशन बना लिया, और वो वाले इमिसिबल रह गए। तो इमिसिबल वाले को हम लोग ईजिली क्या करेंगे, टॉप प्रोडक्ट से जो रैफिनेट फेज इसको बोलेंगे, उसको हम लोग टॉप से निकाल लेंगे और उसको फिर वाटर वॉश कर देंगे। जो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी वेस्ट के फॉर्म में, और जो नॉन एरोमेटिक मेजर कंपोनेंट था आपका उसको हम लोग यहाँ से रिकवर कर लेते हैं। उसको फर्दर देखेंगे कि अगर वो फीड में यूज़ करने लायक होगी, नेफ्था के फीड में नेफ्था का कंपोनेंट होगा तो वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ देखेंगे उसका फर्दर यूज़ क्या है। मेथेन है तो उसको हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से नॉन एरोमेटिक बेसिकली रैफिनेट फेज से हम ये डिस्कस करने का मतलब है कि रैफिनेट फेज से नॉन एरोमेटिक निकल गया। अब बचा एक्सट्रैक्ट फेज़। तो एक्सट्रैक्ट फेज़ में ये आपका एरोमेटिक्स होगा, वो जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है वो होगा। तो हम लोग उसको फर्दर जो है ना हमारा सॉल्वेंट इस तरह होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस इसका काफ़ी होना चाहिए, अदरवाइज़ क्योंकि हम लोग यूजुअली डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस कम हो गए, मतलब रिलेटिव वोलेटिलिटी उनकी कम है, तो फिर सेपरेट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक मुसीबत से छुटकारा पाने के बाद दूसरी मुसीबत में फिर फंस जाएंगे। तो बेसिकली जो डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल हम लोग यूज़ करें उसका 240 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो वो जो एरोमेटिक्स हैं बेसिकली आपके बेंजीन होंगे, टाइलुइन होंगे, ज़ाइलिन होंगे, थाइल बेंजीन होंगे, और ज़ाइलिन के आइसोमर्स होते हैं, ऑर्थोज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन और मेटाज़ाइलिन। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है, इसलिए डिस्टिलेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोग अगर डिस्टिलेशन से सेपरेट करें। लेकिन सेपरेशन से पहले क्या करते हैं, हम लोग ले जाते हैं एक्सट्रैक्टिव स्ट्रिपर में। बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट फेज़ है, यहाँ पे एरोमेटिक्स हैं आपको, उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर कर लेना चाह रहे हैं, और रिकवर कर जब लेते हैं एक्सट्रैक्शन से तो उसको फिर हम लोग रिसाइकिल कर देते हैं इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट में। रिसाइकिल इसको क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक तो हम कह रहे हैं कि इसको हम लोग सेपरेट करना चाह रहे हैं, फिर इसी में मिक्स कर दे रहे हैं। तो रिसाइकिल इसलिए करते हैं जिससे इसका जो एरोमेटिक का परसेंटेज है यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, उससे वो ज़्यादा हो जाएगा एरोमेटिक का परसेंटेज। तो फिर जो प्रोडक्ट की प्योरिटी होगी, बेसिकली एरोमेटिक्स की प्योरिटी जो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट्स निकालेंगे उनकी प्योरिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए
यहाँ पे हम लोग इनको रिफ्लेक्स बोलते हैं। रिसाइकिल बैक जब करते हैं तो रिसाइकिल कहिए या रिफ्लेक्स कहिए, इनको रिफ्लेक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा और मेजर मतलब जो सॉल्वेंट है और उसमें एरोमेटिक्स जो डिज़ोल्व हैं, तो उसको फर्दर हम मान लीजिए डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाएंगे। डिस्टिलेशन यूनिट हो जाए या रिबॉइलिंग यूनिट हो जाए, क्योंकि वो बेसिकली उनको हम लोग हीट भी कर देंगे ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, तो हीट कर देते हैं तो उससे ईजिली जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ से सॉल्वेंट जो है अपना रिकवर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट हम लोग फ्रेश सॉल्वेंट हर बार नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो सॉल्वेंट जो हमारा यहाँ से रिकवर होगा उसको हम रिसाइकिल करके जो एक्सट्रैक्शन यूनिट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट, उसमें बार बार हम लोग डालते रहेंगे। और जो सॉल्वेंट कम होगा उसको एक्स्ट्रा हम लोग सॉल्वेंट डालते रहेंगे, लेकिन बार बार हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, इसलिए फिर वो ज़्यादा वेपराइज भी नहीं होता, तो उसका लॉस भी नहीं होता। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि किस तरह का सॉल्वेंट हमें सेलेक्ट करना होगा। अब बेसिकली जो यहाँ से सॉल्वेंट रिकवर हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिली, एरोमेटिक फीड्स मिली। ज़्यादातर जो कंपोनेंट होगा वो एरोमेटिक्स होंगे। इसमें एरोमेटिक्स में आपका C6 से लेके C8 या हो सकता है उससे हैवियर कंपोनेंट्स हों, तो उनको हम लोग पहले क्ले ट्रीटर में ले जाते हैं। क्ले ट्रीटर में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फेजेस बनाए थे, ये डिस्कस किया अभी कि रेफिनेट फेज थी, एक्सट्रैक्ट फेज थी, लेकिन ये भी डिस्कस किया कि 100% सेपरेशन नहीं होता कि आपका रेफिनेट में सिर्फ नॉन एरोमेटिक्स होंगे और एक्सट्रैक्ट में सिर्फ एरोमेटिक होंगे। तो स्लाइट अमाउंट में जो नॉन एरोमेटिक्स हैं, जैसे ओलिफिन्स रह गई आपकी, तो वो सब ओलिफिन्स वगैरह को ले जाते हैं हम जब क्ले ट्रीटर में। तो बेसिकली ये कैटलिस्ट ही होता है, क्ले होता है। तो क्ले ट्रीटर में ये जो आपके नॉन एरोमेटिक्स हैं, बेसिकली ओलिफिन्स हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्काइल एरोमेटिक्स में। तो यहाँ पे भी एक मतलब कन्वर्जन रिएक्शन हो जाती है। जो आपका नॉन एरोमेटिक थे, जैसे ओलिफिन्स वगैरह थी प्रेजेंट थी फीड स्टॉक में, तो उनको वो कन्वर्ट कर देता है आप एल्काइल एरोमेटिक्स में, वो फर्दर यूज़फुल हो जाती हैं हमारे लिए। अब जब यहाँ से ये क्ले ट्रीटमेंट के बाद जो कंपोनेंट्स बने हैं उनको हम लोग बेसिकली डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाते हैं, क्योंकि अब देखिए हमारे पास मतलब हम लोग कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट कैसे हैं। अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस अच्छा खासा है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है या उसके आसपास है, तो हम लोग डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 80 डिग्री सेल्सियस है। टालुइन का कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस है। एथाइल बेंजीन का कितना है, 136 डिग्री सेल्सियस है। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, मतलब जाइलिन की अगर बात करें तो 140 के आसपास है। तो देखिए एक तो ये कंपोनेंट देखिए 136 से लेके 144 तक वाले क्लोज बॉइलिंग पॉइंट की रेंज में है, और 80 डिग्री वाला तो सबसे लाइटर कंपोनेंट है, तो ये बेस बहुत ईजिली सेपरेट हो जाएगा डिस्टिलेशन कॉलम में। तो क्ले ट्रीटर से जो आपका प्रोडक्ट निकलता है, जो स्ट्रीम निकलती है, उसको हम लोग डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाते हैं। उसको बेसिकली हम लोग बेंजीन कॉलम का नाम दे रहे हैं। तो बेंजीन कॉलम से बेंजीन टॉप प्रोडक्ट, एज ए टॉप प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। ये डिस्टिलेशन कॉलम है, इसको भले बॉक्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे बनाया है, रिप्रेजेंटेशन इसका बॉक्स फॉर्म में है, लेकिन ये डिस्टिलेशन कॉलम है। डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, यहाँ पे नीचे रिबॉयलर लगा होगा, ऊपर आपका कंडेंसर, पार्शियल कंडेंसर होता है। तो यहाँ से पहले यूनिट से तो बेसिकली बेंजीन निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे डिस्टिलेशन यूनिट है, 80 डिग्री जो बॉइलिंग पॉइंट है। बाकी सारे फ्रैक्शन जो है ना बॉटम से निकाल लिए हमने। नेक्स्ट कॉलम में ले गए टॉलुइन कॉलम में। अब टॉलुइन का देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका बेंजीन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो इसलिए बॉटम में आने में कोई इशू नहीं हुआ। अब जब देखते हैं 110 से 136 है, तो इसमें भी मतलब सफिशिएंट डिफरेंस है, 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है ना डिफरेंस है। तो उसको भी मतलब डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग रिकवर कर लेते हैं। तो टॉलुइन भी डिस्टिलेशन कॉलम से हम लोग रिकवर कर लेंगे यहाँ टॉप प्रोडक्ट से। और जो बॉटम प्रोडक्ट होगा जिसमें मेजरली एथाइल बेंजीन होगा, C8 में एथाइल बेंजीन आ जाएगा, जाइलिन आ जाएगा, और जो उससे हैवियर कंपोनेंट्स होंगे, C9 बना होगा या और कुछ हैवियर कंपोनेंट्स रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हो रही थी, क्योंकि इसमें हम लोग डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कर रहे थे, फिर आइसोमराइजेशन रिएक्शन कर रहे थे, साइक्लाइजेशन रिएक्शन हो रही थी, तो कुछ और हैवियर कंपोनेंट्स फॉर्म हो सकते हैं। तो उसको जो नेक्स्ट कॉलम हम लोग ले जाएंगे वो भी डिस्टिलेशन कॉलम ही होगा, उसको C8 कॉलम हम लोग बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे C8 में जो आती हैं आपकी एथाइल बेंजीन होगी,
और पैराजाइलिन होगी। तो सॉरी, जाइलिन के आइसोमर्स होंगे, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों होंगे, और एथाइल बेंजीन होगी। तो C8 को जो हम लोग C8 कॉलम इसलिए कह रहे हैं कि C8 को यहाँ से हम लोग रिकवर कर रहे हैं, तो C8 को हम लोग टॉप से रिकवर कर लेंगे। तो ये तीनों बेसिकली डिस्टिलेशन कॉलम थे, यहाँ पे सेपरेशन में कोई इशू नहीं था। तीनों में जो लाइटर कंपोनेंट थे वहाँ पे हम लोग पहले उनको निकालते गए। यहाँ से बेंजीन निकाला, यहाँ से टॉलुएन निकाला, यहाँ से हम लोगों ने C8 जो फ्रैक्शन था उसको निकाल लिया। अब बाकी जो हैवियर एंड थे यहाँ बॉटम से निकल गए, वो कम यूज़फुल है इस प्रोसेस के लिए जो हम लोग इंटरेस्टेड हैं। वो BTX हम लोग रिकवर करना चाह रहे हैं, तो उसमें BTX नहीं है, तो यहाँ से हम लोग हैवी एंड को बॉटम से निकाल लेते हैं। अब फिर हमारा एम्फेसिस किस पे होगा? टॉप प्रोडक्ट पे होगा, क्योंकि जाइलिन जो है ना उसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं निकालने में, क्योंकि जाइलिन से टेरेफ्थैलिक एसिड यूज़ बनता है, और टेरेफ्थैलिक यूज़ जो है ना वो पॉलीमराइजेशन से पॉलिस्टर बनाने में यूज़ होता है, और पॉलिस्टर जो है ना फाइबर और फिल्म वगैरह बनाने में यूज़ होती है, तो फाइबर क्लॉथ्स बनते हैं। तो इसलिए जाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना यूटिलिटी बेंजीन की है उससे बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स बनते हैं, जाइलिन की भी बहुत यूटिलिटी है। टॉलुएन दो कम यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसलिए टॉलुएन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं चाहे बेंजीन में चाहे जाइलिन में, डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू, अल्काइलेशन ट्रांस अल्काइलेशन के थ्रू। लेकिन जो अपना इंपॉर्टेंट है जाइलिन है और एथाइल बेंजीन है। एथाइल बेंजीन भी देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था, वो यूज़ होता था किसके? स्टायरीन के मैन्युफैक्चरिंग में। 99% जो है स्टायरीन के, और स्टायरीन यूज़ होता था रबड़ के मैन्युफैक्चरिंग में। तो बेसिकली जो जाइलिन और एथाइल बेंजीन आया, अब उनको हमें सेपरेट करना है। अब उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा देखिए, तो आप जाइलिन है कितना? 136, और ये जो एथाइल बेंजीन है 136 डिग्री सेल्सियस, और जो उनके कंपोनेंट्स हैं, आइसोमर्स हैं जाइलिन के 144, 139, 138। अब यहाँ आ गई हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स तो बहुत क्लोज हैं, अब इनको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे? तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हमारे लिए कि इनका सेपरेशन। देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, ये बेसिकली इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से ये जाइलिन है, तो जाइलिन और एथाइल बेंजीन को अब सेपरेट करना है, तो सेपरेट, और इनकी क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हैं, तो इनकी वोलेटिलिटी बहुत क्लोज है, तो सिंपल डिस्टिलेशन कॉलम से तो हम लोग इनको सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी हाइट इनफाइनाइट चली जाएगी, इतना बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें भी बेसिकली फ्रैक्शनेशन ही करते हैं, डिस्टिलेशन ही करते हैं, लेकिन उसको सुपर फ्रैक्शनेशन बोलते हैं। कौन सा डिस्टिलेशन है ये? सुपर फ्रैक्शनेशन होता है, मतलब सुपर डिस्टिलेशन है। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कॉलम यूज़ होगा इसमें, वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो नंबर ऑफ़ ट्रेस, क्योंकि बेसिकली ट्रेस ही इक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रेस जैसे नॉर्मल में हम लोग कितना 25, 30, 40 ट्रेस यूज़ होती है नॉर्मल डिस्टिलेशन कॉलम में, वेरी करती हैं, 20 भी हो सकती है। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जितना ज़्यादा है उतना कम ट्रेस हम लोग को यूज़ करनी होगी, और टावर की लेंथ उतनी ही कम होगी। तो बेसिकली यहाँ से जो हम लोग ये सुपर फ्रैक्शनेशन यूज़ करते हैं एथाइल बेंजीन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि एथाइल बेंजीन इन दोनों में लाइटर कंपोनेंट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस बहुत कम है। तो फिर इनको क्या करते हैं हम लोग? सुपर फ्रैक्शनेशन में यूज़ सेपरेट करते हैं। तो सुपर फ्रैक्शनेटेड कॉलम में कितनी ट्रेज होंगी आइडिया आपको? 390 के आसपास 400 ट्रेज यूज़ होते हैं कॉलम में। ये बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेज हैं, और इनको जो ऑपरेट करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट जो है 163 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट करते हैं, और प्रेशर जो है ना 0.2 to 0.4 इंटू 10⁶ पास्कल एब्सोल्यूट प्रेशर हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस मतलब बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है बेसिकली इसको सेपरेट करना, क्योंकि इतना लंबा आपको टावर की लेंथ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 340 के आसपास अगर हम लोग इसमें ट्रे यूज़ कर रहे हैं, ट्रे जानते हैं आप लोग, डिस्टिलेशन कॉलम में पढ़ा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के ट्रे, चाहे सीव ट्रे यूज़ करते हैं या बबल कैप ट्रे यूज़ करते हैं। तो जो ट्रे यूज़ करते हैं 340 और 350 नंबर्स की ट्रे यूज़ करते हैं, तो इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बहरहाल सेपरेशन हो जाता है वहाँ से, लगभग मान लीजिए कि 95% की प्योरिटी का या उससे ज़्यादा प्योरिटी का एथाइल बेंजीन आपका यहाँ से सेपरेट हो जाता है। और जो रिफ्लेक्स रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्स रेशियो आपने पढ़ा होगा कि जब डिस्टिलेशन कॉलम, जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं बेसिकली किसी कॉलम से, तो यहाँ से जो टॉप प्रोडक्ट मिलता है लाइटर प्रोडक्ट,
उसको हम लोग यहाँ पार्शियल कंडेंसर में ले जाते हैं। पार्शियल कंडेंसर में वो कंडेंस कर देता है उसको, फिर यहाँ से एक इधर एक लिक्विड हो जाता है, यहाँ पे आप मतलब एक इधर एक स्ट्रीम ले जाते हैं, इधर ये डिस्टिलेट होता है। तो जो रिफ्लक्स होता है वो L/D होता है, मतलब जो आप ये वाली इसमें आप रिफ्लक्स कर रहे हो, वापस डाल रहे हो, डिवाइडेड बाई D। तो जो रिफ्लक्स रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं, यूजुअली रिफ्लक्स रेशियो कितना 1.5 to 2 इस रेंज में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो रिफ्लक्स रेशियो यूज़ किया जाता है वो 50 to 80 के बीच में है। मतलब आप 80, अगर 80 लीटर्स आप रिफ्लक्स इसमें डाल रहे हो वापस, तो सिर्फ 1 लीटर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, तो देख लीजिए हमें प्रोडक्ट कितना कम मिलता है। मतलब बेसिकली हमको रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक तो टावर की हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कॉलम की हाइट हो रही है, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रेज हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना रिफ्लक्स रेशियो इतना ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एक्चुअली बेसिकली हो जाता है। तो अब नए प्रोसेसेस कुछ डेवलप हो रहे हैं, उसमें जो है वो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करते हैं, वहाँ सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन होता है। तो ज़ाइलिन, अगर ज़ाइलिन और एथाइल बेंजीन है तो बेसिकली हम लोग ज़ाइलिन को वहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, और फिर एथाइल बेंजीन को अलग से दूसरे डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड थे, एथाइल बेंजीन को हम लोगों ने सुपर फ्रैक्शनेशन कॉलम से एथाइल बेंजीन को सेपरेट कर लिया। अब हमारे पास बेसिकली क्या बचा, एथाइल बेंजीन भी हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, तो ज़ाइलिन बचे, ऑर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन, पैराज़ाइलिन। तो अगर तीनों ज़ाइलिन है तो हमें ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि तीनों ज़ाइलिन है, मतलब एक ही कंपाउंड है, आइसोमर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों जो आइसोमर्स हैं उनकी यूज़फुलनेस अलग अलग है। बेसिकली जो पैराज़ाइलिन है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उनमें से हमें रिकवर करना, ये जो आपके तीनों आइसोमर्स हैं ऑर्थोज़ाइलिन, मेटाज़ाइलिन और पैराज़ाइलिन, इनको तीनों को आपस में मतलब सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पैराज़ाइलिन यूज़ होता है वो सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट है, और उसका यूज़ हम लोग करते हैं टेरिफ्थैलिक एसिड बनाने में, तो इसलिए उसका सेपरेशन इम्पॉर्टेंट हो गया। तो फिर हम लोग सेपरेट करते हैं। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट तो और बहुत पास है, जैसे ऑर्थोज़ाइलिन का 144 है और जो पैराज़ाइलिन का है 138 है। तो ये भी जैसे इसको हम लोगों ने सुपर फ्रैक्शनेशन किया था, इसको भी हम लोग ऑर्थोज़ाइलिन को भी उसी सुपर फ्रैक्शनेशन से हम लोग रिकवर करते हैं। लेकिन इसमें बस ये है कि दो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस उतना ही है, लेकिन रिलेटिव वोलेटिलिटी जो है ना इसमें मतलब इनकी सब ठीक ठाक होती है, मतलब उतनी भी नहीं होती कि आपको 20 ट्रे में काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें भी मतलब 150 ट्रेज, उसमें अगर 400 ट्रेज लग रही थी तो इसमें 150 ट्रेज जो है ना लगती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका रेशियो कैसा है फीड का। और जो हमें मिलता है यहाँ पे आप ये ऑर्थोज़ाइलिन बेसिकली हमें टॉप से मिलना चाहिए था, सॉरी, अच्छा ये ऑर्थोज़ाइलिन जो है हैवियर प्रोडक्ट है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें जो ऑर्थोज़ाइलिन के साथ साथ जो हैवी एंड्स कुछ और भी इसमें बचे होंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे लाइटर वाला रिमूव करना चाहते हैं, तो लाइटर में क्या है, मेटाज़ाइलिन और पैराज़ाइलिन, तो 139 40 है। तो सुपर फ्रैक्शनेशन से मतलब बेसिकली नंबर ऑफ़ ट्रेज, सुपर फ्रैक्शनेशन का मतलब वही है कि हम लोग नंबर ऑफ़ ट्रेज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। लार्ज कॉलम है और नंबर ऑफ़ ट्रेज हैं और कुछ नहीं, और हाई रिफ्लक्स रेशियो, 3 चीज़ें हैं। लार्ज कॉलम की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी हम लोग क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रेज ज़्यादा हो जाएंगी और रिफ्लेक्स रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हम लोग ज़्यादा रिफ्लेक्स कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट बहुत कम मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेज 80 to 150 हैं। रिफ्लेक्स रेशियो जैसे नंबर ऑफ़ ट्रेज कम हो गई तो वैसे रिफ्लेक्स रेशियो भी कम हो गया, 7 to 15 के बीच में हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्स रेशियो रखते हैं। और जो यहाँ से हम लोग को प्योरिटी मिलती है ऑर्थोज़ाइलिन की, वो बेसिकली 50 to 95% तक या 99% तक की प्योरिटी का हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ से जो मिला था, यहाँ पे 2 कंपोनेंट थे, एक ऑर्थोज़ाइलिन था, एक एरोमेटिक्स थे, हैवियर एरोमेटिक्स थे, मतलब सारे हैवियर वाले यहाँ पे हमने निकाल लिए एक्सेप्ट मेटाज़ाइलिन और पैराज़ाइलिन को छोड़ के, जितने हैवियर थे मेटाज़ाइलिन पैराज़ाइलिन को छोड़ के सारे हैवियर वाले हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिए। तो यहाँ से 2 ऑर्थोज़ाइलिन मिला था, उसमें हैवियर एंड भी थे, तो उसको फर्दर एक डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाना पड़ेगा। तो उस डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे। अब यहाँ पे हैवियर एंड्स हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस सफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, तो वहाँ से ऑर्थोज़ाइलिन जो है ना रिकवर कर लेंगे।
और हैवियर एंड जो है ना बॉटम से रिकवर कर लेंगे। अब आते हैं जो हमारा मेजर प्रोडक्ट था मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन को। मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन का डिफरेंसेस तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब देखिए 1 डिग्री सेल्सियस का भी नहीं है। मेटाजाइलिन का बॉइलिंग पॉइंट है 139 का और पैराजाइलिन का है 138 का। तो डिस्टिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप कितने भी नंबर ऑफ ट्रेस, बेसिकली आप वही कहते हैं ना, पढ़ा होगा आपने कि बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेस आप लगा दो तब भी सेपरेशन आप पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग डिस्टिलेशन के थ्रू तो उनको सेपरेट ही नहीं कर सकते। फिर कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उनके सेपरेशन के 2 तरीके जो है मेजरली इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। पहला तरीका तो है क्रिस्टलाइजेशन से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्रिस्टल बना लेंगे किसी एक कंपोनेंट्स को, और दूसरा जो है एड्जॉर्प्शन के थ्रू। तो दोनों प्रोसेस पॉपुलर हैं। सबसे पहले जो है ना क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस डेवलप हुआ था, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता था। अब जो है क्योंकि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस को डेवलप हो जाने से अब जो नई यूनिट्स हैं बेसिकली उसमें एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है ऑपरेट करना और कॉस्ट भी कम आती है। लेकिन बहुत सी यूनिट जो है ना क्रिस्टलाइजेशन मेथड्स पे भी होती हैं। तो हमारे पास फीड क्या है? बेसिकली हमारे पास मेटाजाइलिन है और पैराजाइलिन है। अब उनको क्या करते हैं हम लोग, कूल करते हैं। बेसिकली क्या होता है, यूटेक्टिक पॉइंट होता है, तो हम लोग इसमें को कूल करते हैं। अब कूल करते हैं, जो इनका यूटेक्टिक पॉइंट जो है ना -52 डिग्री सेल्सियस है, तो यूटेक्टिक पॉइंट आने से ऊपर तक कूल करते हैं। जैसे -52 है तो -50 तक हम लोग कूल करेंगे या -48 तक कूल करेंगे। तो इस टेम्परेचर पे जो है ना क्रिस्टल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब -50 डिग्री सेल्सियस से स्लाइटली अबव जब टेम्परेचर होगा तो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, और जो क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है उसका मतलब हायर है, माइनस में, तो जिसका 50 होगा उसको हम हायर बोलेंगे, जिसका -52 है वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो मतलब मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट जो है, हम लोग फ्रीज कर रहे हैं ना इसको, तो जो जाइलिन का पैराजाइलिन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो मतलब उससे कम है, मतलब उससे हायर है। तो 50 डिग्री जैसे यूटेक्टिक पॉइंट -52 है तो उससे स्लाइटली कम पे ही जो है ना वो क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं। तो जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, बेसिकली हम लोग कूलिंग करके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। कई तरीके होते हैं क्रिस्टल फॉर्म के, क्रिस्टलाइजेशन के। एक यहाँ हम लोग कूल करते हैं, जब इसको बहुत ज़्यादा कूल कर दिए, मतलब -52 से स्लाइटली अबव कहिए, -50 कहिए, तो वहाँ तक कूल किए तो क्रिस्टल्स बन गए पैराजाइलिन के क्रिस्टल बन गए। तो उसको हम लोग जो है फिल्ट्रेशन से या तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन से उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे जो क्रिस्टल बनता है वो प्योर नहीं होता है। तो ये पहला स्टेज का क्रिस्टलाइजेशन हुआ। अब इसमें जो है मदर लिकर जिसको बोलते हैं, जो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में अभी होगा, वो क्या होगा, मेटाजाइलिन होता है। तो मेटाजाइलिन अच्छे खासे अमाउंट में जो होता है वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है। अब हमारा टारगेट था कि उसको पैराजाइलिन को कम्प्लीटली सेपरेट करना, तो इस स्टेज पे भी पैराजाइलिन कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से मेल्ट कर देते हैं इसको, जो हम लोगों ने सेपरेट किया था, बेसिकली जो क्रिस्टल्स फॉर्म किए, तो उसमें वेट रहा होगा कुछ, उसमें कुछ इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी नहीं कहिए कि पैराजाइलिन रही हो, वो मेटाजाइलिन रही होगी। ये मेटाजाइलिन है, मेटाजाइलिन। तो यहाँ से मेटाजाइलिन जो थी, तो जो हम लोग को क्रिस्टल्स मिला उसको हम लोगों ने मेल्ट कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, सोल्यूशन उसमें जिसमें ये जो क्रिस्टल्स को मेल्ट किया, अगर हम लोग उस सोल्यूशन में जिसमें थोड़ा सा जाइलिन ज़्यादा है उसमें फिर से उसको मिला देते हैं, वेट कर लेते हैं। बेसिकली जो क्रिस्टल्स मिला वो क्रिस्टल्स तो आपका पैराजाइलिन होगा, उसमें थोड़ा बहुत जो वेटिंग है वो मेटाजाइलिन की वजह से है। तो उसमें जो उसको हम लोग मेल्ट करेंगे, उसमें पैराजाइलिन रिच जो है हम लोग सोल्यूशन मिला लेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग उसको फिर से कूलिंग करेंगे, फिर से वही मतलब कूल करके फिर से क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। जो सेकेंड स्टेज पे जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो जो है ना वो प्योर होते हैं, उनकी प्योरिटी बेसिकली 99% या उससे ज़्यादा होती है। और जो आपका सेकेंड स्टेज पे जो मदर लिकर बचेगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका
मेटाजाइलिन होता है तो उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेते हैं पहले वाले स्टेज पे। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाता है, पैराजाइलिन जो है ना क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है। ये बेसिकली 99% प्योर होता है, लेकिन जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, कॉमर्शियल रिक्वायरमेंट है, वो 99.5% की प्योरिटी चाहिए। तो उसमें थोड़ा बहुत और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट यूज़ करके हम लोग उसको फर्दर प्योरीफाई कर लेते हैं मार्केट के जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो पैराजाइलिन मिली, जो मेटाजाइलिन मिली, उसको हम लोग आइसोमराइजेशन के लिए भेज देते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि ये लोग भी आइसोमराइजेशन के थ्रू, आइसोमर्स में क्या होगा, कार्बन नंबर सेम रहेगा, सारे मतलब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, तो अगर पैराजाइलिन में कन्वर्ट कर सकें। तो आइसोमराइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब एक ये तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो गया। अगर यही हम लोग को एड्जॉर्प्शन प्रोसेस से सेपरेट करना होगा तब कैसे करेंगे? तो जो यूनिवर्सल ऑयल प्रोडक्ट है और BP ऑयल है, ब्रिटिश पेट्रोलियम ऑयल, इन लोगों ने ये प्रोसेस डेवलप किया है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक कॉलम लेते हैं, एक बेसिकली ये एक एड्जॉर्बेंट इन्होंने डेवलप किया, जियोलाइट होता है। मतलब जियोलाइट के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो एक जियोलाइट इन्होंने कैटलिस्ट डेवलप किया। अब कैटलिस्ट को एक पैक्ड बैग में रखते हैं, मतलब एक टॉवर है, उसमें पैकिंग कर देते हैं कैटलिस्ट की, कई जगह पे थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के 10-15 जगह जो है ना पैकिंग कर देते हैं। मतलब एक साथ पूरी पैक नहीं करते हैं, स्पेस दे देते हैं, जिससे जो है ना प्रेशर ड्रॉप एट सडन नहीं होगा। नहीं तो अगर पूरा पैक्ड है तो प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्मॉल पैक्स बना के उनको डिफरेंट जो है ना, एक पूरा कॉलम जो होता है उसमें, अगर इस तरह समझा जाए कि ये मान लीजिए कॉलम है आपका, तो थोड़ा ये पैकिंग ऐसे पैकिंग जो है ना 10-15 बेड बना देते हैं हम लोग। अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम लोग जो आपका ये लिक्विड है जो बेसिकली कंटेन कर रहा है पैराजाइलिन और मेटाजाइलिन, उसको हम लोग पास करते हैं इसके थ्रू। तो ये कैटलिस्ट की खासियत क्या होती है, कैटलिस्ट जो ये होता है ना, कैटलिस्ट तो क्या एड्जॉर्प्शन होता है। एड्जॉर्प्शन का मतलब ये सबको एड्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये कैटलिस्ट जो होते हैं ना, मतलब ये प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है वो क्या है कि ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं, तो सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट होते हैं बेसिकली। तो एड्जॉर्बेंट तो सबको एड्जॉर्ब करेगा, तो फिर हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, लेकिन ये सिलेक्टिव एड्जॉर्बेंट होता है। तो बेसिकली जो कैटलिस्ट होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक ये ड्रम है, इसमें कैटलिस्ट भरा हुआ है, तो आपने 50 लीटर डाला इसमें सोल्यूशन, तो क्या करेगा, उसके बाद फिर आपने 1 घंटे या कुछ देर के बाद 1 घंटे मान लीजिए एड्जॉर्प्शन अलाउ किया, उसके बाद जब आपने यहाँ से सोल्यूशन निकाला तो पता चलेगा, मतलब जो अगर सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट है तो आपका 45 लीटर आपने यहाँ से ऑब्टेन किया, बाकी 5 लीटर जो है ना इसी में रह गया, आपका कैटलिस्ट ने एड्जॉर्ब कर लिया उसको। तो वही होता है सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट। तो मतलब जो जितना सब आ रही है फीड, सबको वो एड्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, उसी बेसिस पे। मतलब जैसे जाइलिन को एड्जॉर्ब कराना है तो उसी हिसाब से कैटलिस्ट डेवलप किया जाता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कैटलिस्ट का डेवलपमेंट और कैटलिस्ट का वो डेवलपमेंट। तो उसमें क्या करते हैं, फिर हम लोग बेड में था, तो बेड में हम लोगों ने पास किया ये जो आपको आ रहा था, मतलब फीड था मेटाजाइलिन पैराजाइलिन, कैटलिस्ट ने एड्जॉर्ब कर लिया इनको, कैटलिस्ट ने एड्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा इनको, क्योंकि कैटलिस्ट एड्जॉर्ब किया है उसको। फिर तो वहाँ से रिमूव करने के कई तरीके हैं। तो उसको हम लोग या तो टेम्परेचर से हीट कर देंगे, तो हीट के थ्रू जो है वो निकल जाता है यहाँ से, वेपर्स उसकी मतलब वेपर फॉर्म में निकल जाएंगी, फिर उसको कूल कर लेंगे हम लोग। दूसरा तरीका है कि प्रेशर को हम लोग कम कर देंगे, तो यहाँ से डिज़ॉल्व हो जाता है, मतलब जो एड्जॉर्ब हुआ था पैराजाइलिन वो यहाँ से निकल जाएगा। और तीसरा प्रोसेस है कि कोई हम लोग डिज़ॉर्बेंट यूज़ करें, मतलब वो जो हम लोग एक और लिक्विड फ्लो करें यहाँ से, वो जो है ना इसको एब्जॉर्ब कर ले, जो एड्जॉर्ब हुआ था मतलब कैटलिस्ट के सरफेसेस पे, उसको वो जो डिज़ॉर्बेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब वहाँ पे मतलब एक लिक्विड बन जाएगा। लेकिन फिर उसके लिए हमें ये मतलब केयरफुल रहना पड़ता है कि जो डिज़ॉर्बेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज़ बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा तो फिर हम लोग फिर डिस्टिलेशन से अगर सेपरेट करेंगे उनको तो फिर सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा डिज़ॉर्बेंट लेते हैं
तो जो इसको मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस मेटाजाइलिन पैराजाइलिन से ज़्यादा होता है। बाकी मेटाजाइलिन तो नीचे निकल आई जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, और पैराजाइलिन जो है ना एब्जॉर्ब हुई, तो फिर हम लोग डिजॉल्वेंट यूज़ करके उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो कंपोनेंट आपका बन गया उसको ले जाके हम लोग डिस्टिलेशन कर लेते हैं। तो इसमें जो डिज़ॉल्वेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो डिज़ॉल्वेंट यहाँ पे जो डिज़ॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, एब्जॉर्बेंट के बाद जो डिज़ॉल्वेंट क्या है, डिज़ॉल्वेंट के 3 मतलब रिकवरी करना चाह रहे हैं हम लोग पैराजाइलिन के, तो 3 प्रोसेस हैं। पहले तो हम लोगों ने टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर दिया तो मतलब वेपराइजेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग उसको कूल कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे। दूसरा क्या होगा, प्रेशर हम लोग कम कर देंगे इसका, जो कैटलिस्ट जहाँ पे बैठता है तो वहाँ से निकल जाएगा। तीसरा क्या है कि एक सोल्यूशन हम लोग बेसिकली यूज़ कर लें, सॉल्वेंट यूज़ कर लें, डिज़ोल्व कर लें। तो 2 टाइप के हम लोग डिज़ॉल्वेंट यूज़ करते हैं। एक तो या तो बॉइलिंग पॉइंट उसका जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पैराजाइलिन से कम हो, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग ईजिली डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लें। या दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास होता है कि हम लोग जो सॉल्वेंट यूज़ करें उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना पैराजाइलिन से ज़्यादा हो काफ़ी, तो उसको जो सोल्यूशन बने उसको हम लोग ईजिली डिस्टिलेट कर लें। तो बेसिकली 2 ऑप्शंस देखे गए हैं। अगर हम लोग को लो बॉइलिंग पॉइंट वाला डिसॉल्वेंट यूज़ करना है तो हम लोग टॉलुइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉलुइन का हमने अभी देखा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ से डिस्टिलेशन ईजिली हो जाएगा। अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट का हमें डिसॉल्वेंट यूज़ करना है तो ट्राई मिथाइल बेंजीन, डाई एथाइल एंड ट्राई एथाइल बेंजीन यूज़ कर सकते हैं। तो वो बेसिकली डिज़ोल्व कर लेगा और हम लोग को यहाँ से पैराजाइलिन मिल जाएगी जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट था। तो इस तरह हम लोग पैराजाइलिन जो है ना कैटालिटिक रिफॉर्मिंग के थ्रू तीनों कंपोनेंट्स जो हम लोग बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन रिकवर करना चाह रहे थे वो रिकवर कर लिए। बेंजीन यहाँ से रिकवर हो गई थी इजीली, टॉलुइन रिकवर हो गई थी यहाँ से डिस्टिलेशन कॉलम से। उसके बाद एथाइल बेंजीन सुपर फ्रैक्शनेशन से हम लोगों ने रिकवर की थी, ऑर्थोजाइलिन भी सुपर फ्रैक्शनेशन से रिकवर की थी यहाँ से। और जो पैराजाइलिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है उसको हम लोग 2 तरीके थे, या तो क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट किया था हम लोगों ने। तो क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं तो क्रिस्टल्स बन जाता है, जो जैसे पहले फ्रीज हो जाएगा उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है बहुत। और दूसरा जो था एड्जॉर्प्शन प्रोसेस, उसमें हम लोगों ने सेलेक्टिव एड्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं, वो पैराजाइलिन को एड्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद हम लोग डिज़ॉल्व कर लेते हैं उसको। तो इस तरह हम लोग जो लिक्विड फीड स्टॉक को यूज़ करते हुए एरोमेटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है गैसेस, क्योंकि हमारे सिलेबस में लिक्विड फीड स्टॉक्स और गैसेस फीड स्टॉक्स से BTX का प्रोडक्शन है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, गैसियस फीड स्टॉक को यूज़ करके कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं एरोमेटिक्स को, BTX को बेसिकली, उसके बारे में पढ़ेंगे।